नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां मिले 350 करोड़ से ज्यादा कैश के मामले का भी जिक्र किया। कांग्रेस और उसके सहयोगी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पीएम मोदी ने गारंटी दी है। अभी जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जो स्कैम हुए थे, जितने भी स्कैम्स हुए हैं, राजस्थान में गहलोत सरकार के जितने भी स्कैम्स, करप्शन उजागर हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों सरकारों को किस तरीके से सरकार ने नकारा है। जैसे कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने में जो आया है, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का घोटान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला। इस तरह के जितने घोटाले हैं, अगर हम नाम लेंगे तो इतना समय लग जाएगा कि घोटालों का नाम लेने में इतना समय लग जाएगा कि बाकी बात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस का जितना भी जो उन्होंने करप्शन की दुकानें खोल के रखा हुआ है, सारा कांग्रेस का करप्शन की दुकान बंद होना चाहिए और उसके लिए सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। अब आपको मैं 2014 से पहले का एक बात बताता हूं। हम लोग ऑपोजिशन में थे, हम ऑपोजिशन एमपीज थे। न्यूज़पेपर में हर एक दिन कांग्रेस सरकार के घोटाले आप लोग ने देखा होगा। न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में कितना घोटाले दिन भर दिन उजागर होते रहते थे, लोग थक जाते थे। मोदी सरकार के 9 साल पार होकर के 10 साल होने वाले हैं। किसी मंत्री का ऑफिस में कोई घोटाला आपने सुना है, देखा है? आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। आज कोई भी गलत काम करेगा, गलत बात बोलेगा, तुरंत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा डिजिटल युग में भी मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या मंत्रालय में एक भी करप्शन सामने में नहीं आने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इतना साफ और इतना सख्ती से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं कि भारत सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता है कि करप्शन का कोई काम करेगा। तो इतना क्लीन गवर्नमेंट जो आज देश को मिला है, इसलिए एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि राज्यों में लोग मोदी जी को भरोसा कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो मैं आपको और बताऊंगा। इंडिया अलायंस के और एक दो जो घोटाले सामने में आए हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ केस बरामद हुए हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी में 142 करोड़ रुपया का जब्त हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद का करप्शन के बाद उनके सारे जो खानदान है, उनका भी अभी जो जमानत बैठे हैं, सबके सब करप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी के सरकार में भ्रष्टाचार से लिफ्ट जितने मंत्री हैं, आपने देखा होगा, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, जीवन कृष्ण साहा और माणिक भट्टाचार्य वर्तमान में जेल में हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के बड़े नेता है सेंथिल बालाजी को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। अरविंद केजरीवाल के जितने जो कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्री लोग, सांसद जेल में हैं। आप लोग ने देखा है, उसका कोई कोर्ट में संज्ञान नहीं ले रहा है उनका बेल का। और साथ साथ में झारखंड में छापेमारी में अधिकारी के द्वारा 20 करोड़ केस बरामद हुए हैं। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन में
1500 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़, शराब घोटाले में 1500 करोड़ घोटाले। इस तरह के, मैं जैसे कहा कि पूरा जो लिस्ट को मैं गिनती करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। आप यहां से पार्लियामेंट या अपना ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे, इतना लंबा करप्शन का लिस्ट है। इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ में आपके बीच में ये मुद्दा को लेके इसलिए आया है कि अभी करप्शन का मुद्दा फिर से उजागर लगातार दिन बर दिन होते जा रहा है और कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं आज उजागर और भी हो रहे हैं। उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। और इसलिए संसद के अंदर में हो या संसद के बाहर हो, हमारा सरकार पूरे ताकत के साथ देश का सेवा में लगेंगे। साथ साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी और से जोर से आवाज उठाने वाले हैं और जो कार्रवाई करने का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं। एसएफआई द्वारा काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुलिस को इन उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने से रोका गया है। ये 5वीं घटना थी। वे कार पर हमला करने के लिए काले झंडे के डंडे का उपयोग कर रहे थे। Any allegation against the police? In fact, what I have said is that police have been prevented from acting against these rowdies, criminals. They, you know, this is a picture which has been published by Kerala newspaper today. They are standing before my, in front of the car. They are on the left side of the car. They are on the right side of the car. And this was the 5th incident. On 10th, when I was going to address the young Indians, then they claimed that they are going to show black flags, but they tried to attack the car. And the surprising thing is that when I come back at the same place, they again do the same thing. It means police did not take any action against them. Police did not ask them to go away from there. And yesterday, at 3 places, before the university, while going from Raj Bhavan to airport, before the university, then in front of the gate of the university. And in fact, in front of the gate of the university, my feeling was that glass pane has been broken. The rods on which they had the black flags, they were using those rods to hit the cars. And just now the pictures of the car are being taken and team has been called. If it were not a very high quality car, the glasses would have broken. There are so many scratches. It's a new car. So many scratches. Paint has been scratched. So then when this happened, before the gate of the university, and then this is the scene. When this is the scene, then shall I run over them? I ask my driver to run over them. They are standing in front of the car. How come police is allowing them? And another thing I tell you, they were transported into police vehicles or to all these places. When they were arrested, they were not taken by a bus. They were taken by the jeeps by which they were transported to these places. Who is the Home Minister? Who is the Home Minister? Chief Minister. Everything is being done under his direction. It is he who has hatched this conspiracy, and 3 days before these things have happened, he made a public statement. He said, Governor is provoking the student. He did not give the instance,
By what action I am provoking them? Students are not only, it is not only the SFI. There are so many student organizations. Has any other student organization or student protested? So this conspiracy has been hatched by the Chief Minister. It is he who is, at whose instructions these people are working. And I have already sent the message to the Chief Secretary and to the DGP that mere hauling up is not going to do. Indian Penal Code clearly provides Section 124 that if you try to overawe the governor, then that is a cognizable offense and has to be dealt with under Section 124 of IPC. I have already in the morning have told them clearly that simply hauling up will not do the thing. And as far as I am concerned, I have repeatedly said it. I am a student of scriptures. Everybody knows. I am a student of scriptures. Gita tells us, Yasman nod vijate loko, lokan nod vijate chaya, harsha marsh bhayo deger mukto, ya sacha me priya. One who does not try to scare anybody, he is not scared of anybody. I do not try to scare anybody. There is no question that I shall be scared of anything. They are saying why I got down from the car. Shall I keep sitting in the car and allow them to break the glass of the car, which will injure me? Sir, as this is being done repeatedly, as you are also pointing it out, so what is going to be the next course of action? You are going to meet the president? No. I don't believe in complaining. The other reason possibly is because the Chief Secretary of the Kerala government in an affidavit before the High Court, the Kerala government is not in a position to pay the pensions of the employees. But in addition to that, he has said in the affidavit that government of Kerala is not in a position to honor the financial guarantees which it has given, which means financial emergency in the state. And I have asked for a report. राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मुश्किलों में घिर गए हैं। यूबीटी के मुखपत्र सामना को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ लिखे उनके लेख ने उनको मुश्किलों में डाल दिया है। उन पर यवतमाल जिले के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि बीजेपी के मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इतना जहर क्यों है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब ये अनुच्छेद 370 लाया गया था तब सरदार पटेल यहाँ थे और पंडित नेहरू अमेरिका में थे। हम चाहते हैं कि कश्मीर में चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सितंबर तक का समय दिया है। और इसके ऊपर बात चल रही है कि किसकी बात चल रही है? नेहरू जी की गलती थी, उसको ठीक किया जा रहा है। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेदार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे। नेहरू तो खुद अमेरिका में था और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। जो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है।
भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है, और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फ़ौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए, क्या फ़ायदा? स्टेटहुड का भी कहा, वो फिर बात करेंगे। न्याय कहाँ है? सर पीओके का जिक्र हो रहा है बार-बार, पीओके की का जिक्र गृह मंत्री ने किया। क्या चाहिए पीओके को? क्या करना है? कहना पीओके हमारा है, ले को हमने तो कभी रोका नहीं। आप समर्थन करेंगे? समर्थन वतन की बात मैं नहीं करता, फैसला गवर्नमेंट ने करा। हम लोग क्या है? कुछ भी नहीं। शुक्रिया। केस से भरे 176 बैग, नोट गिनने वाली 40 मशीनें, 3 बैंक के 80 स्टाफ, दर्जनों सुरक्षाकर्मी और 5 दिन का समय। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश लॉग से इतना पैसा निकला कि इतिहास ही बन गया। जी हां, एक ऑपरेशन में आज तक कभी भी एक साथ इतना पैसा नहीं मिले थे। रविवार की रात को नोटों की गिनती पूरी हुई। साहू ने 353 करोड़ रुपए का कैश का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसे में सबके सवाल उठ रहा है, अब इन पैसों का होगा क्या? जब्ती के बाद इनकम टैक्स विभाग इनका क्या करने वाली है? राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। मनोज झा ने कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के लिए जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराने वाले अमित शाह के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जिन लोगों में ज्ञान की कमी है, सीखने की जिज्ञासा नहीं है और जिनकी विचारधारा संघ द्वारा छपी किताब पर आधारित है, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस दौरान आरजेडी सांसद ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं। उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा था कि कश्मीर से इलेक्टेड कोई एमपी नहीं है, तो कहां से कहां ले गए? गृह मंत्री जी आज जिस प्रकार का भाषण दे रहे थे वो थोड़ा गरिमा विहीन था। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं, सॉरी, आई टेक ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य अपने एक सेकंड। सर, उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? माननीय सभापति महोदय, सदन की एक व्यवस्था के तहत मैंने ये बात कही थी। वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मैं जानता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने दूसरी बात कही है। सर, मैं समझ गया। सर, या तो मुझे बात कहने दी जाए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं बिहार से चुन के आता हूँ, उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी। देश तो सबका है सर, तिरंगा यहाँ कहीं किसी से छोटा नहीं है सर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि पद की गरिमा का मतलब रखनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, मैंने कहा था कि कश्मीर से इलेक्टेड कोई एमपी नहीं है, तो कहां से कहां ले गए? फिर मैंने कह दिया ना कि देशभक्ति का बड़ा सा तिरंगा हमारे दिल में भी है, शायद आपसे छोटा नहीं है। तो गृह मंत्री जी आज जिस प्रकार का भाषण दे रहे थे वो थोड़ा गरिमा विहीन था। इस पद पर सरदार पटेल रहे हैं, कभी उनके भाषण सुने,
उसके बाद कई लोग रहे हैं। किसी ने इस पद की गरिमा का साथ, इतना मैं समझता हूं कि एक भद्दा मजाक सा हुआ, इसलिए खड़गे जी हमारे एलओपी ने निर्णय किया और हम सब गाजियाबाद के हिडन वायु सेना अड्डे की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है। एयरबेस की बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग खोद दी गई है। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इस स्पॉट को सील कर दिया गया है। एयरफोर्स की ओर से टीला मोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अन्य जांच एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही है। तो स्थानीय लोगों द्वारा थाना टीला मोड़ पुलिस को ये सूचना दी गई कि हिंडन एयरपोर्ट के जो बाहरी दीवार है उसके पास इकबाल कॉलोनी इरशाद गार्डन, वहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा बाउंड्री वॉल के पास एक गड्ढा किया गया है। उक्त सूचना के क्रम में तत्काल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एवं एयरपोर्ट हिंडन एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और ये लगभग 4 फीट का गड्ढा बाउंड्री के पास हुआ है। उक्त के संबंध में एयरफोर्स के सुरक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर एफआईआर थाना टीला मोड़ पर पंजीकृत कर ली है और मौके पर एफआईआर के क्रम में जांच की जा रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उपलब्ध हुए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं प्याज की आंसू रो रहे महाराष्ट्र की सियासत की। नागपुर में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल निकाला। विधानसभा परिसर से लेकर बाहर तक प्याज के निर्यात पर पाबंदी को लेकर नाराजगी जाहिर की। विपक्ष के हमले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से इस संबंध में बात की है। देश की राजधानी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मंगलवार की सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ शुरू हुई। दिल्ली में सुबह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह का तापमान 13.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं 13 से 15 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के करीब रह सकता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।